एक बार की बात है, रूस में एक जगह 3 भाई रहते थे। उनमें से 2 भाई बहुत अक्लमंद थे, पर तीसरा भाई बहुत बेवकूफ़ था। इस तीसरे भाई का नाम था इवान। इवान सारा दिन अंगीठी के पास बैठा बैठा अंगूठा चूसता रहता और सपने देखता रहता। जाड़े के मौसम के एक दिन जब दोनों बड़े भाई बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि वे बाजार जा रहे हैं। उनके पीछे वह उनकी पत्नियों का कहना माने। उन्होंने साथ में यह भी कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए लाल रंग के जूते ला कर देंगे। यह सुनकर वह बेवकूफ़ मुस्कुराया और जाकर अंगीठी पर लेट गया। जब उसके भाई लोग चले गए तो उसके उन बड़े भाइयों की पत्नियों ने उससे कहा, जाओ और ज़रा हमारे लिए नदी से पानी ला दो। इवान बोला, बाहर बहुत ठंड है, मैं पानी नहीं ला सकता। भाभियों ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम अपने पतियों से कह देंगी और फिर तुमको नए जूते नहीं मिलेंगे। इवान कुछ भुनभुनाते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लाने जाता हूँ। वह अंगीठी के नीचे उतरा। उसने अपना पुराना कोट पहना, 2 बाल्टी और एक कुल्हाड़ी लेकर जमी हुई नदी की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने जमी हुई नदी की बर्फ़ में एक छेद किया और उसमें से 2 बाल्टी पानी निकाला और उनको लेकर घर चला। उसने बस ऐसे ही पानी की तरफ एक निगाह डाली तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बाल्टी में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी, एक पाइक मछली। उस मछली को देखकर इवान को बहुत खुशी हुई। वह बोला, वाह, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, आज रात तो मैं खाने में इस मछली को खाऊंगा। पर तभी एक दूसरे आश्चर्य ने उसको और आश्चर्य में डाल दिया। वह मछली आदमी की आवाज़ में बोली, मुझे जाने दो इवान, मुझे जाने दो, मैं एक दिन तुमको इसका बदला ज़रूर दूंगी। बेवकूफ़ इवान हंस पड़ा, तुम मेरे लिए क्या अच्छा काम कर सकती हो? इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुमको घर ले जाऊं और शाम को खाने में खा जाऊं। पर मछली ने उससे फिर से प्रार्थना की, मुझे जाने दो इवान, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। यह सुनकर इवान अपना सिर खुजलाता हुआ बोला, अगर मैं तुमको जाने दूं तो तुम साबित करो कि जो कुछ तुम कह रही हो सच कह रही हो। तुम मेरी बाल्टियों को बिना एक बूंद पानी बिखेरे घर तक पैदल चलाकर भेज दो। मछली बोली, ठीक है, बस तुमको यह कहना है, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वह तुम करो। सो वह बेवकूफ़ इवान तुरंत ही बोला, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वह तुम करो। ओ बाल्टियों, तुम अपने आप घर चली जाओ। बस तुरंत ही उन बाल्टियों के लकड़ी के पैर निकल आए और वे उन लकड़ी के पैरों से पहाड़ों पर चढ़ने लगी। इवान ने भी उस मछली को तुरंत ही नदी में छोड़ दिया और अपनी बाल्टियों के पीछे भाग लिया। इस बीच वे बाल्टियां गांव के बाजार की सड़क से होकर जा रही थीं। गांव के लोग उन बाल्टियों को चलता देखकर आश्चर्य से उसको घूर रहे थे। उनका मुंह तो बस खुला का खुला ही रह गया था। इवान मुस्कुराता हुआ उन बाल्टियों के पीछे भागे जा रहा था। बाल्टियां जाकर सीधे उसके लकड़ी के मकान में घुस गई और जाकर एक बेंच पर बैठ गई, जबकि वह बेवकूफ़ इवान अपनी गर्म अंगीठी के पीछे जाकर बैठ गया। जब उसकी भाभियों ने यह देखा कि इवान पानी ले आया तो वे इवान से बोली, जाओ अंगीठी के लिए थोड़े लकड़ी और काट लाओ। इवान अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस जरा सा फुसफुसाया, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो। ओ कुल्हाड़ी, तुम अलमारी में से नीचे उतरो और अपने आप लकड़ी काट कर लाओ। जैसे ही इवान यह फुसफुसाया कि उसकी कुल्हाड़ी अलमारी पर से कूदी और मकान के पीछे की तरफ भागकर अपने आप ही लकड़ी काटने लगी। कटे हुए लकड़ी के लट्ठे भी एक एक करके घर में आकर जमा होने लगे और फिर अंगीठी में जाकर कूद गए। फिर उसके भाइयों की पत्नियों ने उसे जंगल से लकड़ी काटने जाने के लिए कहा। अब उसके करने के लिए कुछ नहीं था, बस वह अंगीठी से नीचे उतरा और अपने जूते पहने। इस बार उसने एक कुल्हाड़ी और एक लंबी सी रस्सी और साथ में ले ली। फिर उसने मकान के कंपाउंड से स्लेट उठाई और बोला, भाभियों दरवाज़ा खोलो।
यह देखकर उसकी भाभियां चिल्लाईं, अरे ये क्या, तुमने तो स्लेह में घोड़े भी नहीं जोते, कैसे जाओगे? इवान मुस्कुरा कर बोला, मुझे घोड़ों की ज़रूरत नहीं है। उसकी भाभियों ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। वह चिल्लाया, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो। उस ले तुम पेड़ों की तरफ भाग चलो और वही करो जो मुझे अच्छा लगे। यह कहते ही उसकी स्लेह दरवाजे में से होकर इतनी तेजी से उड़ चली कि उसकी दोनों भाभियां तो उसको आश्चर्य से देखती हुई वहीं बर्फ पर गिर पड़ी। उस स्लेह को उड़ता देखकर और दूसरे गांव वाले भी आश्चर्य से गिर पड़े। वे चिल्लाए, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको। पर इवान ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी स्लेह को और ज़्यादा तेज भगा दिया। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने अपनी स्लेह को रुक जाने को कहा। पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ तुम करो, मुझे और चालें दिखाओ और मेरे लिए लकड़ी काटो। तुरंत ही कुल्हाड़ी ने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। एक एक करके लकड़ी कटकर इवान के स्लेह में इकट्ठी होने लगी और अपने आप ही बंध कर उनके गट्ठर भी बनने लगे। जब उसकी स्लेह भर गई तब वह उन गट्ठरों के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बोला, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो, हमारा काम खत्म हो गया, अब घर की तरफ चलो। उसकी स्लेह तुरंत ही उसके घर की तरफ उड़ चली। घर पहुंचकर फिर अपनी अंगीठी पर जाकर लेट गया और सो। कुछ दिन बीत गए, जल्दी से या देर से ये तो पता नहीं, पर एक दिन जार को इस बेवकूफ़ के बारे में पता चला तो उसने अपना एक नौकर उसको अपने महल में लाने के लिए भेजा। जब शाही नौकर गांव में आया तो वह इन भाइयों के मकान में आया और इवान को महल चलने के लिए कहा, पर इवान ने अंगूठी के ऊपर सोते हुए नींद में कहा, चले जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। ये सुनकर जार का नौकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसकी पीठ पर एक डंडा मारा, पर डंडा मारकर तो उसको पछताना ही पड़ा, क्योंकि तुरंत ही इवान बड़बड़ाया, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो। ओ डंडे, इस आदमी को बताओ कि इसने मुझे मारकर क्या हासिल किया है। बस फिर क्या था, उस शाही नौकर का मोटा लकड़ी का डंडा उसी नौकर को मारने लगा। वो बेचारा नौकर वहाँ से सिवाय महल की तरफ भागने के और कुछ नहीं कर सका। जब वह जार के पास पहुँचा और उसको सब बताया तो जार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने सलाहकार को बुलाया और उससे कहा, उस बेवकूफ़ लड़के को ढूंढो और उसको यहाँ लेकर आओ। उस अक्लमंद सलाहकार ने एक टोकरी में शहद के केक, सूरजमुखी के बीज और बिलबेरीज भरी और उस बेवकूफ़ के गांव चल दिया। उसने इवान के भाइयों को ढूंढा और उनसे पूछा कि उनके भाई को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। भाइयों ने जवाब दिया, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा अगर तुम उसके साथ दया का बर्ताव करो तो, और उसको अगर सबसे ज़्यादा चमकीली लाल रंग के कपड़े देने का वादा करो तो। सो उस अक्लमंद सलाहकार ने उस बेवकूफ़ को वह खाने की टोकरी दी और कहा, अगर तुम मेरे साथ महल चलोगे तो जार तुमको बहुत बढ़िया लाल रंग की पोशाक देगा, लाल रंग के जूते देगा और एक लाल रंग का कफ्तान भी देगा। इवान ने इसका जवाब देने से पहले कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, पर जब मैं चाहूँगा मैं तभी आऊँगा और अपने रास्ते से ही आऊँगा। ये सुनकर सलाहकार चला गया। उधर इवान भी अपनी अंगीठी पर फिर से सो गया। जब वह जागा तो बोला, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो। ओ अंगीठी, मुझे जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं उसी हाल में तुम अपनी पूरी गति के साथ जार के घर चलो। बस इवान के मुंह से सब निकलने की देर थी कि अंगीठी अपने आप उठी, दरवाजे से बाहर निकली, बाहर कंपाउंड में आई, गांव की सड़क पर आई और जार के महल की तरफ चल पड़ी। इवान उस अंगीठी के ऊपर बैठा हुआ था। जब अंगीठी महल के पास आई तो जार ने खिड़की से बाहर झांका तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अंगीठी उड़कर उसके महल की तरफ आ रही थी। जब इवान महल में आया तो जार महल के दरवाजे पर खड़ा था। जार चिल्लाया, ओ बेवकूफ़, इधर देखो, मैं तुम्हारे बारे में कई शिकायतें सुन चुका हूँ। तुमने बहुत सारे भले लोगों को नीचे गिराया है।
अब मैं तुमको जेल में बंद करने वाला हूँ। उसी पल जार की बहुत सुंदर बेटी गुडमिला महल की खिड़की पर खड़ी हुई थी और नीचे का दृश्य देख रही थी। जब इवान ने उसको देखा तो वह उससे तुरंत ही प्यार करने लगा। वह फुसफुसाया, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो। मैं चाहता हूँ यह सुंदर लड़की इवान के प्यार में पड़ जाए। इसके बाद में उसने यह भी कहा, ओ अंगीठी, जल्दी से घर चलो। अंगीठी घूमी और बर्फ के ऊपर फिसलती हुई इवान के गांव की तरफ चल दी। वह घर पहुंच गई और अपनी जगह जाकर खड़ी हो गई। वह बेवकूफ़ भी घर पहुंचकर सो गया। इस बीच महल में एक और हल्ला गुल्ला मच गया। राजकुमारी गुडमिला बीमार पड़ गई। वह अपने प्रेमी के लिए रोती रही और चिल्लाती रही। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसको उस बेवकूफ़ से शादी करने दे। जार को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया कि उसकी बेटी एक बेवकूफ़ से शादी करना चाहती है, पर वह क्या करता। सो उसने अपने सलाहकार को फिर से उस बेवकूफ़ को महल लाने के लिए भेजा। तो एक बार फिर वह अक्लमंद सलाहकार इवान के गांव की तरफ केक और मीठी शरबत लेकर चला। वहां पहुंचकर उसने इवान को बहुत अच्छे अच्छे खाने का लालच देकर ललचाया। जब इवान पेट भरकर खा चुका तो वह फिर से सो गया। सलाहकार ने उसको अपनी गाड़ी में रखा और महल ले गया। नाराज जार ने तुरंत ही एक ऐसे बहुत बड़े बैरल को बनाने का हुक्म दिया जिसमें 2 लोग बंद किए जा सके और उसको लोहे की पत्तियों से बांधा जा सके। जब यह बैरल बन गया तो उसने बेवकूफ़ इवान और राजकुमारी गुडमिला दोनों बदकिस्मत प्रेमियों को उस बैरल में बंद कर दिया और समुद्र में फेंक दिया। जब इवान जागा तो राजकुमारी ने रोकर उससे अपनी बदकिस्मती के बारे में कहा, पर इवान को तो कोई डर ही नहीं था। उसने साफ साफ जोर से कहा, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वह तुम करो। हवा, तुम बहकर इस बैरल को जमीन पर ले चलो और सूखे रेत पर ले जाकर ठहरा दो। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी और वह बैरल को किनारे पर ले जाकर सूखे रेत पर छोड़ आई। जब वह बैरल से बाहर निकले तो राजकुमारी बोली, यहाँ हम रहेंगे कहाँ? इस ठंडी रेत पर तो हम मर ही जाएंगे। इस पर इवान बोला, तुम चिंता न करो राजकुमारी। और फिर वह बोला, पाइक की इच्छा से मैं जो चाहूँ तुम करो। यहाँ एक सोने का महल बन जाए। तुरंत ही एक सोने के गुंबद वाला महल रेत पर आकर खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ हरे हरे पत्तों के बगीचे थे जिसमें खुशबूदार फूल लगे हुए थे और उनमें बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। राजकुमारी और इवान उस सोने के महल के सोने के दरवाजे से उस महल के अंदर गए। वे उसके संगमरमर के बने हुए कमरों में घूमे और फिर उसमें रखे साटिन के काउचों पर बैठ गए। राजकुमारी ने अपने प्रेमी को प्यार से देखा तो उसने एक गहरी सांस ली। वह बोली, ओ इवान, काश तुम इतने सीधे न होते। काश तुम्हारी नाक इतनी लंबी न होती। काश तुम्हारे बाल इतने लाल न होते। इवान को इस बारे में तय करने में कोई देर नहीं लगी। वह बोला, पाइक की इच्छा से जो मैं चाहूँ वो तुम करो। मैं एक लंबा सुंदर आदमी बन जाऊँ जो अपनी प्यारी राजकुमारी को खुश रख सके। और वह एक बहुत ही सुंदर नौजवान बन गया, जैसे सुबह का आसमान। एक इतना सुंदर आदमी जो शायद ही कभी इस धरती पर पैदा हुआ हो। और दोनों उस सोने के महल में रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन जार शिकार खेलने बाहर निकला तो यह देखकर हैरान रह गया कि समुद्र के किनारे रेत पर एक सोने का महल खड़ा था जो वहाँ पहले कभी नहीं था। वह चिल्लाया, मेरी ज़मीन पर इतना बड़ा महल बनाने की हिम्मत किसने की? इवान जार को अपने महल के दरवाजे पर मिला और उसको अपने महल में अंदर ले गया। वहाँ जाकर उसको एक ऐसी मेज़ पर बिठाया जिस पर बहुत सारे खाने लगे हुए थे। जार ने वहाँ खाया पिया और उसके खाने पीने की बहुत तारीफ़ की। आखिर जार ने इवान से पूछा, पर तुम कौन से इतने बड़े जार या ड्यूक हो जिसने इतना बड़ा महल बनवा लिया? इवान बोला, क्या आपको उस बेवकूफ़ की याद है जो एक अंगीठी के ऊपर सवार होकर आपके घर आया था?
क्या आपको उस बेवकूफ़ की याद है जिसकी आपने अपनी बेटी राजकुमारी गुडमिला के साथ बैरल में बंद करके समुद्र में फेंकवा दिया था? मैं वही बेवकूफ़ इवान हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी समय आपको और आपके पूरे राज्य को इस समुद्र की तली में पहुँचा सकता हूँ। जार ने डर के मारे अपने हाथ ऊपर कर दिए और उससे माफ़ी मांगी। वह बोला, तुम मेरी बेटी को मेरे आशीर्वाद के साथ ले सकते हो और साथ ही मेरा आधा राज्य भी, पर तुम मेरी ज़िंदगी बख्श दो। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। इवान ने जार को माफ़ कर दिया और राजकुमारी से शादी कर ली। अपनी इस शादी की उसने इतनी बड़ी दावत की जितनी कि रूस में शायद ही कभी हुई। इसमें उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया। जब पुराना जार मर गया तो इवान रूस का इतना अच्छा राजा हो गया जितना कि रूस ने पहले